मेरा ताल्लुक जिस्म फरोशी के अड्डे से था। मेरा ये काम करने का दिल नहीं करता था और मैं वहां से भाग गई। फिर मैंने शादी कर ली। शौहर बहुत नेक था। एक दिन मुझे किसी ने अगवा कर लिया और जिस्म फरोशी के अड्डे पर ले गए। वहां जब मुझे होश आया तो मेरे जिस्म से रूह फना हो गई। मेरा शौहर तो वो मेरे बराबर में सो रहा था, जिसके साथ मुझे रात गुजारने के लिए भेजा गया था। मेरे पास ये एक अच्छा मौका था कि मैं यहां से भाग जाऊं। दिल में एक खौफ सा भी था कि ये काम इतना भी आसान नहीं है। लेकिन फिर मैंने ये सोचा, अब तक मैं जिन लोगों का एतमाद जीत चुकी हूँ, इसलिए मैं बेड से उठकर खड़ी हो गई। मैंने उस शख्स को रात को शराब कुछ ज्यादा ही पिला दी थी, इसलिए मुझे उस शख्स के जाग जाने की फिक्र नहीं थी। मैंने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और बाहर लाउंज में आ गई। वो शख्स यहाँ अकेला ही रहता था। वो एक अपार्टमेंट था जहां उसका छोटा सा फ्लैट था, इसलिए मेरा वहां से निकल जाना मुश्किल नहीं था। मैं कई बार पहले भी यहाँ इस शख्स के साथ आ चुकी थी, इसलिए मुझ पर शक नहीं किया जा सकता था कि इस बार भाग जाऊंगी, क्योंकि मैंने जज्बात के बजाय अब अकल से काम लिया था। इस बार मैंने सोच समझकर पूरा प्लान बनाया था। मैं एक जिस्म फरोश औरत थी। मुझे 15 साल की उम्र में मेरी सौतेली माँ ने बेच दिया था। मुझे खरीदने वाली एक तवाइफ औरत थी जो मुझसे जिस्म फरोशी का काम करवाती थी। पहली बार जब मैंने कोठा देखा तो बुरी तरह से घबरा सी गई थी। लाहौर की छोटी तंग गलियां जिसमें बनी टूटी फूटी खस्ता इमारतों से घुंघरू और बेहंगम गानों की आवाजें आ रही थी। वो औरत बुरके में थी। मेरा हाथ कस के पकड़ रखा था। मैं मुसलसल रोए जा रही थी। मेरे बाप के मरते ही मेरी सौतेली माँ ने मुझे दूसरे दिन ही उस औरत के हाथों फरोख्त कर दिया था। मैंने जब जाने से इनकार किया तो मेरी माँ ने एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर मारा था और उस औरत के हवाले कर दिया। बस के 3 घंटे के सफर के बाद मैं लाहौर के बड़े बाजार यानी कि हीरा मंडी में पहुंची थी, जहां की पुरानी 2 मंजिला इमारतों को देखकर मुझ पर घबराहट सी तारी होने लगी थी। मैं अपना दुपट्टा सलीके से ओढ़ रखी थी, लेकिन वहां से गुजरने वालों की नजरें इस कदर गलीज थी कि मुझे उलझन सी होने लगी थी। एक तो तंग गलियां, उसमें मोतियों और गुलाबों के हार और गजरों की दुकानें जिस पर इत्र की शीशियां भी रखी हुई थी, कहीं पान की दुकानें और दीवार पर लाल पिचकार किए हुए निशानात। दीवारों का असल रंग ही खत्म हो चुका था। मैं एक पुरानी सी इमारत की तंग सीढ़ियों से चलती हुई एक बड़े से सहन में पहुंची थी, जहां सफेद चांदनियां बिछी हुई थी। अतराफ में गाव तकिए रखे हुए थे। एक तरफ 2 बड़ी उम्र के शख्स हारमोनियम और ढोलक रखे, सफेद शलवार कमीज में मलबूस, मुंह में पान दबाए बैठे थे। एक तरफ तख्त सा रखा हुआ था जिसमें 50 साला औरत शौक रंग का जोड़ा जेबे तन किए फुल मेकअप में मुंह में पान दबाए ही आड़ी सी तख्त पर बैठी थी। मुझे देखकर उठकर बैठ गई। मैं डरी सहमी नजरों से उस सहन को देख रही थी, जहां मुझे अगरबत्तियों की तेज खुशबुएं आ रही थी। मुझे वो औरत उस पर तख्त पर बैठी हुई उस औरत के पास ले जाया गया और मेरा हाथ उसके हाथ में थमा दिया। तख्त पर बैठी औरत ने मुझे बड़ी तेज नजरों से सर से पैर तक देखा था। फिर अपने पास रखे उगालदान को पकड़े, पहले उसमें पान की पिचकारी फेंकी, फिर उसने बुरके वाली औरत से बोली, लड़की तो देखने में हीरा है, मेरे कोठे जो 4 चांद लगाएगी। मैं बदहवासी उसे देख रही थी। फिर नीलो नीलो पुकार कर एक लड़की को अपने पास बुलाकर कहने लगी, इसे अपने साथ ले जा और नाच गाना सिखाना शुरू कर। वो नीलो नामी लड़की मुझे अपने साथ एक कमरे में ले गई। मेरी वालदा बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती थी, इसलिए मैंने भी कम उम्री में ही कुरान पढ़ना सीख लिया था। मुझे नाचने गाने का कोई शौक नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ पर काम मार मार कर सिखाया गया। 6 माह बाद मेरा पहला रक्स करवाया गया और उसके बाद मेरी बोली लगना शुरू हुई। मैं 16 साल की भी नहीं थी जब मेरी इज्जत को पामाल किया गया। मैं बहुत रोई तड़पी, लेकिन यहाँ बेहिस लोग थे जिनके पास दिल नहीं था, पत्थर था पत्थर। मुझे नमाज पढ़ने की आदत थी, मैं नमाज नहीं छोड़ती थी। रो रो से अल्लाह से अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआएं करती थी।
पहली बार मैंने वहां के अंधेरे में भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ी गई थी। मुझे उस औरत ने बहुत मारा था, मेरा जिस्म और चेहरा नीला कर दिया था। उसके बाद तो मैंने ये जुर्रत ही ना की, लेकिन मुझे काम से नफरत थी। मैं हर वक्त वहां से निकलने के बहाने तलाश करती थी। 1 साल बाद मुझे मर्दों के साथ भेज दिया जाता, जो कि इस तवाइफ के पुराने गाहक थे, जो मुझे सुबह वापस उसी कोठे पर छोड़ जाते। ये शख्स भी मुझे कई बार यहाँ ला चुका था। मैं ये करती थी कि मैं उसे ज्यादा शराब पिला देती थी, इतनी ज्यादा कि वो शख्स जल्द ही नशे में चला जाए। इसलिए कभी तो ऐसा होता कि मैं रात उसके हवस का निशाना बनने से बच जाती। जब वो सुबह जागता तो कहता, हमें तो रात की कोई बात ही याद नहीं। तो मैं कह देती कि मुझे तो याद है। पैसे वसूलना तो आप लोग नशे की हालत में भी जानते हो। मैं ये बात कुछ इस अदा से कहती कि वो यकीन कर लेते। जिस जगह की मैं बासी बन चुकी थी, मैं जानती थी कि यहाँ अकल की वजह से ही कभी इस दलदल से मैं निकल पाऊंगी, वरना तो मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था। मैं ये अजियतनाक वक्त 3 साल से बर्दाश्त कर रही थी। अब मैं उनका एतमाद जीत चुकी थी। कई बार मुझे बंगले वाले भी अपने साथ ले जाते थे, फिर मेरा रक्स देखकर खुश होते और फिर अपनी रात की रंगीनी पूरी करते। पहले पहल तो एक दलाल मेरी रखवाली के लिए भेजा जाता था, लेकिन अब मुझ पर भरोसा जम चुका था। उन्हें लगा कि मैं आदी हो गई हूं, लेकिन नहीं, मुझे भागना ही था। मुझे इस गुनाह के काम से नफरत थी जिसमें मैं फंस चुकी थी, इसलिए मुझे आज मौका मिला था। मैं जल्दी से सीढ़ियां उतरी। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। मैं अपने साथ अपना बुर्का पहन कर आई थी। अब भी बुर्के में ही मैं बाहर निकली थी। मुझे मेन रोड से रिक्शा मिल गया। मैंने रिक्शा लिया और सीधा बस के अड्डे पर पहुंच गई। उस वक्त एक बस पिंडी जाने के लिए तैयार थी, इसलिए मैंने पिंडी का ही टिकट खरीद लिया। मुझे जल्द से जल्द लाहौर छोड़ना था। बस में बैठकर मुझे अंदर ही अंदर खौफ आता रहा कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं, क्योंकि उन लोगों के हाथ बहुत बड़े थे। क्या खबर अब भी कोई मेरी ताक में बैठा हो और मुझे चुटिया से पकड़कर वापस उसी तवाइफ के पास ले जाए। बुर्के नकाब में भी मुझे अपना चेहरा बेहिजाब सा लग रहा था, जैसे मुझे कोई नकाब में भी पहचान जाएगा। शायद मैं कुछ ज्यादा ही डर रही थी। मेरा दिल खौफ के मारे फटफड़ा रहा था। बस जब तक चल न पड़ी, मुझे अपनी जान सूली पर लटकी हुई ही महसूस हो रही थी। जैसे जैसे मैं लाहौर से दूर जा रही थी, मेरा रुका हुआ सांस बहाल होता हुआ महसूस हो रहा था। पिंडी पहुंचकर मैं कुछ पुरसुकून हुई थी। जैसे ही मैं बस से उतरी, वहां रिक्शे और टैक्सियां खड़ी थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। पैसे बस इतने ही थे कि मैं बस की टिकट खरीद लेती। उस शख्स के बटवे से इतने ही निकले थे जिसके फ्लैट से मैं निकलकर भागी थी। बहुत से रिक्शे टैक्सी वाले मुझसे पूछने लगे कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने कहा, मेरा पैदल का रास्ता है। सुबह सुबह का वक्त था, मुझे भूख भी लगने लगी थी और मेरा पर्स बिल्कुल खाली था। मैं बिना किसी रास्ते का तयन किए एक तरफ चल पड़ी। मैंने दाएं बाएं देखा तो गलियों में बहुत से घर बने हुए थे। मैंने सोचा, किसी घर की घंटी बजाकर कहती हूँ, मुझे नौकरी की जरूरत है, मुझे काम के लिए रख लें, ताकि मैं अपनी इज्जत की जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। मैं गली के अंदर दाखिल हो गई। चंद घरों से पूछा भी, लेकिन उन्होंने काम देने से इनकार कर दिया। अभी कुछ दूर ही गई थी, मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पलट कर देखा तो एक शख्स वाकई मेरे पीछे आ रहा था। देख मुझे ही रहा था। मैं तेजी से कदम आगे बढ़ाने लगी तो उस शख्स ने मुझे पुकारना शुरू कर दिया। कहने लगा, मेरी बात तो सुनो। मुझे लगा कि शायद मुझे नकाब में ये शख्स पहचान चुका है। शायद ये उसी औरत का भेजा हुआ कोई शख्स है। इससे पहले कि मैं भागने लगती, वो कहने लगा कि उसे एक नौकरानी की अशद जरूरत है और वो सुन चुका था कि मैं लोगों से काम मांग रही हूँ। मेरे कदम वहीं रुक गए। वो शख्स मुझसे चंद कदम पीछे था, इसलिए फौरन से मेरे पास आ गया। कहने लगा, मुझे अपने घर के लिए एक मुलाजमा चाहिए, लेकिन दिन रात के लिए। लेकिन मैं इस इलाके का रिहायशी नहीं हूँ, बस यहाँ किसी दोस्त से मिलने आया था। आपको काम मांगते देखा तो सोचा कि आप जरूरतमंद लगती हैं। मैं उस शख्स को गौर से देखने लगी। पता नहीं सच बोल रहा था कि झूठ, लेकिन एक सच ये भी था, मुझे उस वक्त काम की अशद जरूरत थी। मैंने कहा, आप कहाँ रहते हैं? कहने लगा, कुछ फासले पर मेरा घर है, अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको घर दिखा देता हूँ। कुछ देर में मैं ये सोचती रही कि क्या करूं और क्या ना करूं। फिर सोचा कि चली ही जाती हूँ। मैंने कहा, चलें ठीक है, दिखाएं आपका घर कहाँ है।
वो मेरे साथ साथ चलने लगा। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब उसने मेन रोड पर पहुंचकर एक टैक्सी वाले को रोका और उसे अपने घर का पता समझाने लगा। तो क्या वो यहाँ करीब में नहीं रहता था? फिर मुझे कहने लगा, आप टैक्सी की पिछली नशिस्त पर बैठ जाएं। अब तो मुझे उस पर कुछ शक सा होने लगा। मैं बैठते हुए कुछ हिचकिचा सी रही थी कि ये ना हो कि आसमान से गिरी और खजूर में अटकी वाली मिसाल हो जाए, कहीं ये भी मेरे साथ कुछ गलत ना कर बैठे। वो शायद मेरे खौफ को समझ गया था। कहने लगा, मैं बहुत शरीफ इंसान हूं, मेरा भरोसा करें, मुझे वाकई ही एक मुलाजमा की जरूरत है। मैं न जाने क्यों टैक्सी में बैठ गई, शायद इसलिए कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए सोचा खुद को किस्मत पर छोड़ देती हूँ। मैं टैक्सी में बैठ गई। 15-20 मिनट की मुसाफिर के बाद टैक्सी एक घर के पास जाकर रुक गई। मैं नीचे उतर गई। उस शख्स ने भी टैक्सी वाले को पैसे दिए और मुझे एक घर में ले गया। दूसरा हैरत का झटका मुझे ये देखकर लगा कि उसके घर में उस शख्स के अलावा कोई और नहीं था। अब तो मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मैंने कहा कि मुझे यहाँ काम नहीं करना जहाँ कोई औरत ना हो। वो कहने लगा कि मैं अकेला ही यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ जॉब करता हूँ और मेरे घर वाले गांव में रहते हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैं एक शरीफ इंसान हूँ, पूरा दिन घर से बाहर रहता हूँ, आपको मुझसे कोई मसला नहीं होगा। आप सफाई, कपड़े धुलाई, खाना वगैरह सब कुछ बना दीजिएगा। मैं रात को 10 बजे ही लौटता हूँ। उस वक्त बेशक आप इस कमरे में चली जाएं, चाहे तो कमरा लॉक रखें, मुझे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मैं क्यों उसकी बात का एतबार करती? मैंने साफ इनकार कर दिया। वो खामोश सा हो गया। कहने लगा, आपको अच्छी तनख्वाह भी देने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा, नहीं, मुझे ये काम नहीं करना। ये कहकर मैं वापस आ गई। उस वक्त दोपहर हो चुकी थी और वो इलाका भी सुनसान था। मैं बाहर तो आ गई थी, लेकिन मसला फिर वही था कि कहाँ जाऊं। मैं अभी सीधा ही जा रही थी जब मेरे पास एक गाड़ी खड़ी हुई और उसमें चंद ओबाश किस्म के नौजवान बैठे थे। उनमें से एक ने कहा कि पीछे का दरवाजा खोलो और लड़की को जबरदस्ती अंदर बिठाओ। मैं ये सुनकर वापस भाग गई। वो गाड़ी में मेरे पीछे आने लगी। मैं भागती हुई उसी घर के पास पहुंच गई और दरवाजा पीटने लगी। मैंने इतनी जोर से दरवाजा बजाया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, दरवाजा खोलो, मुझे बचा लो। गाड़ी अब मेरे पास आके रुक गई थी। उसमें एक नौजवान बाहर निकला। मैं फिर से दरवाजा बजाने लगी। जैसे ही वो नौजवान मेरे पास आया, दरवाजा खुल गया था। वो नौजवान मुझे हैरत से देख रहा था। मैं पूरी तरह से बदहवास थी। फौरन उसे घर के अंदर चली गई और उस नौजवान के पीछे छुप गई। मैंने कहा, ये लोग मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाना चाहते हैं। बाहर खड़ा नौजवान कहने लगा, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, वरना बहुत पछताओगे। उस गाड़ी से बाकी के 2 नौजवान भी उतरकर घर के पास आ गए थे, लेकिन वो नौजवान बड़ा मुतमईन खड़ा था, जिसके पीछे मैं छुपी हुई थी। कहने लगा, अपनी सलामती चाहते हो तो वापस चले जाओ और दोबारा मुझे इधर उधर नजर मत आना, वरना जो हशर मैं तुम लोगों का करूंगा, अपनी शक्ल भी पहचान नहीं पाओगे। उसके बाद उस नौजवान ने जेब से एक कार्ड निकालकर उन्हें दिखाया। वो नौजवान एक पुलिस इंस्पेक्टर था। कार्ड देखकर वो बदमाश किस्म के नौजवान फौरन से भाग गए। जब उनकी गाड़ी दूर जा चुकी तो वो शख्स पीछे की तरफ पलटकर मुझे देखने लगा, अपना कार्ड जेब में डाला और मुझसे कहने लगा, अब वो लोग जा चुके होंगे, आप चाहें तो जा सकती हैं, और कहें तो मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूं, लेकिन मेरे पास सवारी नहीं है। मैं शर्मिंदा सी होने लगी थी। वो वाकतन एक अच्छा इंसान था, फिर एक पुलिस ऑफिसर भी था। मैं जितना उसके घर पर महफूज रह सकती थी, शायद कहीं और मेरी हिफाजत ना हो पाती। मैंने कहा, मेरा यहाँ कोई नहीं है, मैं भी गांव से आई हूँ, मुझे नौकरी की तलाश है, मुझे रिहाइश भी मिल सके और काम भी। मैंने भी एक झूठ बोल दिया, क्योंकि सच सुनकर तो वो मुझे बुरा ही समझता, शायद नौकरी पर भी ना रखता। मैं उसके घर काम करने लगी थी और वाकई सुबह उठते ही वो घर से चला जाता था, फिर रात को 10-11 बजे ही लौटता था। मैं पूरा दिन अकेली होती थी, घर का इतना काम भी नहीं होता था। उसके आने से पहले ही खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती थी। उसका खाना तैयार होता था, वो खाकर बाकी का फ्रिज में रख देता था। जब मैं सुबह उठती तब वो जा चुका होता। किचन में पकाने का सारा सामान मौजूद होता था। एक बार मैं सुबह घर से बाहर आई तो मुझे उसके कमरे से हाय हाय की आवाजें आ रही थी। मतलब वो घर पर था, लेकिन कर रहा क्यों रहा था? पहले तो मैंने सोचा जाकर देखती हूँ, फिर सोचा पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचे कि क्यों मैं उसके कमरे में चली आई हूँ। मैं किचन में चली गई, लेकिन वो मुसलसल कर रहा था। लेकिन किचन में खड़े मुझे एक ऐसा ख्याल आया कि मेरा दिल दहल सा गया।
मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागकर उसके कमरे में गई। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर था, कहीं उसे गोली ना लगी हो। इस ख्याल ने मुझे बेकरार सा कर दिया था। लेकिन जब मैं उसके कमरे में पहुंची, वो बेड पर लेटा हुआ था और हाय हाय कर रहा था। मैं उसके पास गई तो उसकी आंखें बंद थी, लेकिन शायद गोली नहीं लगी थी। मैंने पूछा, आज आप घर पर हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी बात सुनकर उसने जरा सी आंखें खोली। कहने लगा, मुझे बहुत तेज बुखार है, अगर आपको जहमत ना हो तो मुझे चाय बना दें। वो बहुत धीरे से बोला। मैं वापस किचन में आ गई, अपने और उसके लिए नाश्ता बनाया। अपना नाश्ता किचन में ही रहने दिया और उसका नाश्ता उसके कमरे में ले आई। अब वो बेड के साथ टेक लगाए बैठा था। मैंने नाश्ते की ट्रे रखी, बाहर चली गई। दोपहर को उसके लिए यखनी बना दी। 2 दिन मैं उसका ख्याल रखती रही। इसी दौरान हमारी कुछ बातचीत भी होने लगी थी। कहने लगा, आप बहुत अच्छी हैं, आपने बीमारी में मेरा ख्याल रखा है। वो शख्स अच्छा था। मुझे अब उससे खौफ महसूस नहीं होता था, बल्कि एक तहफ्फुज का एहसास होने लगा। वो मुझसे अपने घर वालों की बातें भी करने लगा था। मुझसे पूछता कि मैं किस गांव से आई हूँ, कहाँ रहती हूँ, मेरे कितने बहन भाई हैं। मैं उसे झूठ ही सब कुछ बताती रही। एक बार रात के 12 बज गए, वो वापस ना आया। मुझे उसकी फिक्र होने लगी थी। पुलिस वाले नौकरियों में हादसात का होना अनहोनी सी बात नहीं होती, इसलिए मुझे वसवसे सताने लगे। शायद मैं उसे पसंद करने लगी थी। मुझे उसके होने से एक तहफ्फुज का एहसास होता था। मुझे जब बेचैनी सी होने लगी तो मैं नमाज पढ़कर उसकी जिंदगी की दुआएं मांगने लगी। रात के 2 बज गए थे, लेकिन वो वापस नहीं आया था। मेरी जान निकले जा रही थी। मैं रोने लगी कि मैं कहाँ जाऊं। रात के 2:30 बज गए थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था जब बाहर दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं तेजी से बाहर आई, क्योंकि बाहर की चाबी उसके पास होती थी। वो खुद ही अंदर आता था। लेकिन जब मैंने उसे जख्मी हालत में देखा, मैं परेशान सी हो गई। उसके चेहरे पर चोटें लगी हुई थी और वो कुछ लंगड़ा कर भी चल रहा था। मैं बेख्तियार सी उसके साथ लग कर रोने लगी। क्या हुआ है आपको, इतनी चोटें कैसे लग गई, कहाँ थे आप? मैं कब से परेशान हूँ। एक ही सांस में मैंने न जाने कितने सवाल कर गई। वो मुझसे कुछ पीछे हट गया तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। कहने लगा, मेरी नौकरी ही ऐसी है, आप परेशान मत हुआ करें। ये कहकर वो लंगड़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। मुझे अपनी बेख्तियारी पर अफसोस होने लगा। ठीक है, मैं परेशान थी, लेकिन अनजाने में जो कर बैठी थी वो गलत था। मैं अपने कमरे में चली गई। पूरी रात मुझे खुद पर अफसोस होता रहा। सुबह जब मैं कमरे से निकली तो सामने टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, आइए बैठिए, नाश्ता कीजिए, मैंने आपके लिए भी बनाया है। मैंने कहा, आपको इतनी चोटें लगी हैं तो आपने क्यों बनाया, मुझे कह देते। किस हक से? उसके सवाल पर मैं चुप सी रह गई और उसको देखने लगी। वो बहुत मुतमईन सा मुझे देख रहा था। कहने लगा, यहाँ बैठिए, मुझे आपसे बात करनी है। मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने कैटल से मेरे लिए चाय डाली और कप आगे कर दिया। पहले आप नाश्ता कर लें। उसकी बात सुनकर मैं खामोशी से नाश्ता करने लगी। वो मुझे ही देख रहा था। जब मैंने नाश्ता कर लिया तब कहने लगा, मुझे आप बहुत अच्छी लगने लगी हैं और मैं आपको चाहने भी लगा हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब एक घर में रहकर मैं आपसे दूर रह पाऊंगा, इसलिए बेहतर यह है कि मैं आपसे निकाह कर लूं। मेरे घर वालों की तरफ से मुझे अपनी मर्जी से शादी करने का हक हासिल है। अब आप बताइए, और कब आपके घर वालों से मिल सकता हूँ? इस सवाल पर तो मेरा रंग उड़ने लगा। मैंने एक झूठी कहानी सुना दी कि मैं घर से भाग कर आई थी। मेरी सौतेली माँ मेरी शादी एक बदमाश से करना चाहती थी। वो अब भी मेरी बात खामोशी से सुन रहा था। फिर कहने लगा, अगर आपको इतराज ना हो तो हम आज ही निकाह कर लेते हैं। मैंने उसे अपनी रजामंदी दे दी। मैं बहुत खुश थी। आखिरकार मुझे इज्जत की जिंदगी मिलने वाली थी, जिसकी आरज़ू हम बहुत सी लड़कियों के दिलों में होती है। लेकिन इस ख्वाहिश को दिल में रखे हम लोगों की उम्रें बीत जाती हैं, लेकिन कोई भी हमें ऐसी इज्जत की जिंदगी नहीं देता। अगर मैं उसे बता देती कि मैं कौन हूं तो वो मुझसे नफरत करता, मुझसे शादी भी ना करता। हमारा निकाह अब हो चुका था। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। वो भी मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन शायद हम जैसी लड़कियों की खुशियों की मुद्दत बहुत कम होती है। एक दिन वो घर पर आया तो बहुत परेशान था। कहने लगा, जल्दी से तैयारी करो, हमें ये घर छोड़ना है। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा, अभी वजह बताने का वक्त नहीं है। मैं तैयार हो गई और हम लोग इस्लामाबाद चले गए। वहां एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। मैंने अपने शौहर से बहुत बार यहाँ आने की वजह पूछी, लेकिन उसने कहा मेरी नौकरी ही कुछ ऐसी है। लेकिन न जाने क्यों वो अब परेशान सा रहने लगा था। मैं उससे बातें करती रहती, लेकिन वो न जाने कहाँ खोया रहता।
एक बार बाहर दरवाजा बजा। दोपहर का वक्त था। मेरा शौहर इस वक्त घर पे नहीं था। मैंने जैसे ही सामने का दरवाजा खोला तो वहां वही औरत खड़ी थी जिसके कोठे पर मैं काम करती थी। उसे देखकर मेरी रूह ही फना हो गई। मेरी बदकिस्मती ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। वो मुझे मारते हुए अपने साथ ले गई। मैं रोती बिलखती उसकी मिन्नतें करती रही कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मैं वापस कोठे में पहुंच गई थी। मुझे उस औरत ने बहुत मारा था। यहाँ आने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन जाने का बस एक ही रास्ता है, और वो है मौत। मैं रोती रही। मेरी अजियत के दिन फिर से शुरू हो गए थे, लेकिन जो कुछ मेरे साथ रात को हुआ इससे बेहतर था कि मैं मर जाती। मेरे कमरे में दाखिल होने वाला मेरा गाहक मेरा शौहर था। उसे देखकर मुझे लगा कि वो मुझे लेने आया है, लेकिन उसके पीछे से मुस्कुराती हुई कोठे की मालकन औरत को देखकर मैं ठिठक सी गई। वो अंदर आकर बोली कि तुम क्या समझती हो कि तू फ्लैट से भाग जाएगी और मुझे खबर नहीं होगी? मैंने इसे तेरे पीछे जासूसी पर लगा रखा था। ये तेरे पीछे साए की तरह था। तेरी बस में भी, तू जहां नौकरी लेना चाहती थी वहां भी, ये तुम्हें तुम्हारे कहने पे ही अपने घर लेकर गया था। तुझे नौकरी भी हमारे कहने पर ही दी थी। ये कोई पुलिस वाला नहीं है। कि सुनकर मेरा दिल चाहा कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। इतना बड़ा धोखा दिया था उसने मुझे। अब भी चुप था, मेरे सामने खड़ा था। मैं उसके पास चली गई। मैंने कहा, क्या तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, और क्यों? मुझे उसी वक्त यहाँ ले आते तो मुझे इतना दुख ना होता। मैंने मर्दों का बस एक ही रूप देखा था, और वो था एक हवस का मारा हुआ दरिंदा नुमा मर्द। लेकिन तुम्हें देखकर मेरी सोच बदल गई थी। मुझे लगा मर्द इंसान भी होते हैं, शरीफुन नफ्स भी होते हैं। तुम्हारे रूप में जिस मर्द को मैंने देखा था मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। काश तुम मेरे सामने ना आते, तुम मेरे सामने कभी ना आते, ताकि मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत बाकी रह जाती। मेरे रोने पर, बातें सुनाने पर भी वो चुप था। कुछ ही देर में पुलिस के मोबाइल की आवाजें आईं। उस औरत की रंगत उड़ने लगी। कहने लगी, कहां से आ गई? मेरे शौहर ने कहा कि मैंने बुलाया है। पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी। उसने जेब से निकाहनामा निकाल कर दिखाया। उन्हें कहने लगा कि ये मेरी बीवी है और मैं इसे लेने आया हूँ। इस औरत ने मुझसे चोरी छुपे मेरी बीवी को अगवा किया और यहाँ ले आई है। वो औरत हैरान और परेशान थी। कहने लगी, क्यों झूठ बोल रहे हो? लेकिन पुलिस उस औरत को अपने साथ ले गई थी। वो मेरे पास आकर कहने लगा कि मैं एक जासूस हूँ, पैसे लेकर जासूसी करता था। पुलिस वालों से भी मेरी अच्छी वाकफियत थी, क्योंकि मैं उनके लिए भी जासूसी करता था। मुझे इस औरत ने तुम्हारी जासूसी पर लगा रखा था। मैं सब कुछ पैसों के लिए ही कर रहा था, लेकिन न जाने कब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। तुमने मेरी बीमारी में मेरा ख्याल रखा। मेरे जख्म देखकर तुम परेशान हो गई थी। उस दिन भी मैं रात भर सो नहीं पाया था। मैंने सोचा कि तुमने मुझे कोई बात नहीं बताई है। तुमने अगर गुनाह किया तो अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि मजबूरन और जबरन किया है। इसलिए सोचा कि एक निकाह ही ऐसा रास्ता है जिससे मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल सकता हूँ। अब तुम मेरे साथ इज्जत की जिंदगी जी सकती हो, बिना किसी खौफ के। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे।